आप सबका स्वागत है आज के इस लेसन में। आज हम अंडरस्टैंडिंग एसेट एंड लायबिलिटी इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कोट है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, रिच पीपल एक्वायर एसेट्स, द पुअर एंड मिडिल क्लास एक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन आधारित है। तो हम धीरे धीरे बातों को समझते हुए आज एसेट और लायबिलिटी का जो एक सही समझ होना चाहिए पर्सन के पास, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो जो मुख्य सवाल है, व्हाट इज एसेट? और अब तक हमने एसेट और लायबिलिटीज को अलग अलग तरीके से समझा है और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। इम्प्लीमेंट किया है यानी उसको हमारी समझ की बेस पर एज्यूम कर उसे हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो जो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकता है एसेट का, एन एसेट पुट्स मनी इन माय पॉकेट। एसेट वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है। तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आज तक पढ़ी है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस टॉपिक के बारे में अगर डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एसेट का वो है, एसेट पुट्स मनी इन माय पॉकेट। यानी अगर आप ऐसी कुछ चीज खरीदते हो और वो चीज आपके जेब में पैसे डालने लगे तो उस चीज को आप एसेट कह सकते हो। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट सेशन में एक फ्लैट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देखा था, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि किस तरह से पैसा अपनी वैल्यू या अपने मूल्य को हर पल गंवा रहा है। तो जो भी लोग इस सेशन को अभी सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि अगर आपने पहली वाली वीडियो जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मनी, अगर वो नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, और फिर इस वीडियो को देखो, ताकि आपके अंदर जो क्लैरिटी होनी चाहिए एसेट और लायबिलिटी को लेकर वो सही तरीके से आ पाएगी। तो इज योर फ्लैट एसेट? यानी हमें जो बताया जाता है या हमें जो पता है कि बहुत से जो मिडिल क्लास पर्सन है वो फ्लैट को एसेट मानते हैं। यानी जो घर वो खरीदते हैं तो यूजुअली ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है किसी पर्सन के लिए, और जब भी वो ये करता है तो उसे एक कंप्लीटनेस का फीलिंग आता है कि मैंने कुछ अचीव किया, मैंने मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए एक अच्छा घर खरीदी किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है किसी भी पर्सन के सक्सेसफुल जर्नी में। और जब भी वो ये अचीव करता है तो वो बहुत खुश होता है और फिर सेलिब्रेशन करता है, और उसके जो दोस्त परिवार है, फैमिली है, वो उसको बधाइयाँ देते हैं और फ्लैट को खरीदने के लिए उसको बधाइयाँ देकर उसको बेस्ट विशेस देते हैं। तो इस तरह से ये आमतौर चलते रहता है, यानी ये कॉमन बात है यानी फ्लैट को लेकर कि ये एक एसेट है, ये महत्वपूर्ण फेज होता है किसी पर्सन की लाइफ में।
और ये जब भी अचीव करते हैं तो उसे एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस का फीलिंग आता है कि मैंने कुछ किया, कुछ अचीव किया। तो आज हम इसको एक डिटेल में जानने वाले हैं कि क्या ये सही में एसेट है। तो हमारा जो बेसिक डेफिनेशन एसेट का, इसे बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए कि एन एसेट पुट्स मनी इन माय पॉकेट। तो डज योर फ्लैट पुट मनी इन योर पॉकेट? तो जब भी आप फ्लैट खरीदते हो तो क्या होता है, तो फ्लैट के साथ काफी सारे एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सपेंस है वो होता है फ्लैट का जो आप लोन लेते हैं। वो लगभग 15 से 20 साल, कोई 25 साल तक का भी लोन, टेन्योर का लोन ले लेते हैं। और फिर वो जो लोन है आपको उसको रीपे करना होता है। तो वो रिपेमेंट में आपका बहुत सा एनर्जी और एफर्ट्स चला जाता है। तो जो फर्स्ट एक्सपेंस है उसे कहते हैं ईएमआई, जिसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप जितना ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाते हो तो आप जितने अमाउंट का लोन लेते हो लगभग उतना ही इंटरेस्ट भी आप चुकाते हो। यानी मान लो कि आपने 20 लाख का लोन लिया तो प्रिंसिपल हो गया 20 लाख, वो तो आपको बैंक को चुकाना है और उसके साथ आपको ऊपर से 20 लाख का इंटरेस्ट भी चुकाना रहता है। तो उस तरह से क्या हो गया, वो टोटल 40 लाख का पेमेंट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली मंथली बेसिस पे ईएमआई के फॉर्म में करना पड़ता है। फिर जब भी बैंक आपको लोन लेता है तो आपसे एक इंश्योरेंस भी करवा लेता है, जिसे फायर पॉलिसी कहते हैं, जो लोन लिया है उसको सिक्योर करने के लिए। और फिर इस इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है उस लोन में ऐड करके लोन की अमाउंट बढ़ाकर, ईएमआई बढ़ाकर आपको दिया जाता है। फिर जब भी आप फ्लैट को एक्वायर करते हो तो उसमें आप पहली बार फर्नीचर बनाओगे, राइट? तो ये एक एडिशनल कॉस्ट हो गई। फिर एक रिकरिंग कॉस्ट आती है जिसे मेंटेनेंस कहा जाता है। तो हर मंथ, हर क्वार्टर आपको उस फ्लैट का मेंटेनेंस देना पड़ता है। यानी वो फ्लैट जिस किसी भी सोसाइटी में हो तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। और फिर एक ऑनगोइंग एक्सपेंस होता है जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, जो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको ये टैक्स भरना पड़ता है और ये ईयरली होता है। तो जब तक आप उस फ्लैट के मालिक हैं तब तक मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपका रिकरिंग एक्सपेंस हो जाता है। तो आप इन सब चीजों को अगर जोड़ते हो और फिर अपने आप से ये सवाल करते हो कि क्या मेरा फ्लैट मेरा एसेट है, तो आपको फिर धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये आपका एसेट नहीं है बल्कि ये आपकी लायबिलिटी है। ये आपके जेब में पैसे नहीं डाल रहा, ये आपके जेब से पैसे निकाल रहा है, क्योंकि आपको ईएमआई चुकाना है हर मंथ। आपको फिर फ्लैट का जो रेगुलर मेंटेनेंस है, जो सोसाइटी को आपको पे करना पड़ता है, वो है। और उसके अलावा भी कुछ एडॉक मेंटेनेंस भी होता है कि फ्लैट में आप कुछ त्योहार के सीजन में आप उसको कलर करोगे, उसकी साफ सफाई करोगे, या फिर कुछ रिपेयर वर्क्स होता है पीरियोडिक बेसिस पे, उनको करोगे। तो हर एक चीज के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो फिर क्या वाकई में जब आप फ्लैट को खरीदते हैं और आपको ऐसे बताया जाता है कि ये फ्लैट आपका एसेट है, तो वाकई में ये एसेट है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम कुछ मान्यताओं को लेकर अपने लाइफ में इस तरह से उलझ जाते हैं कि उससे बाहर ही निकल नहीं पाते। क्योंकि जब तक आप उन मान्यताओं के ऊपर, जब तक आप सही से एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्या सही है। क्योंकि अंत में आपको एक समझ प्राप्त होना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो उससे क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पा रहे हो, या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो या नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सवाल अगर आप पूछते हो, किसी और को नहीं, अपने आप से अगर आप सवाल पूछते हो, तो वो आपके अंदर एक जागृति क्रिएट करता है, यानी अवेयरनेस क्रिएट करता है। और वो अवेयरनेस
आपको एक सही दिशा देने में मदद करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको लेकर बैठकर एक नोटबुक में ये सारे फिगर्स को नोट डाउन करना है कि आपने अगर फ्लैट खरीदा है तो डाउन पेमेंट भी होता है, तो वो आपके पैसे रहते हैं, राइट। डाउन पेमेंट आप करते हो तो वो आपके पैसे रहते हैं, फिर आपको ईएमआई चुकाना पड़ता है, इंश्योरेंस का रिन्यूअल करना पड़ता है। मान लो आपने 20 इयर्स का अगर टेन्योर लिया है तो पहले 10 साल का इंश्योरेंस होता है, फिर दूसरे 10 साल का फिर से एक इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि वो तो पहला वाला जो है वो 10 साल में मैच्योर हो जाता है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से ये कॉस्ट होती है। फिर फर्नीचर बनाना पड़ता है, फिर मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ये ऑनगोइंग टैक्सेस, ऑनगोइंग एक्सपेंसेस होते हैं उस पर्टिकुलर चीज जिसे हम मानकर बैठे हैं कि वो एसेट है। लेकिन सही में अगर आप एनालिसिस करोगे, और ये मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं है, आपको खुद को बैठकर ये सारे एक्सपेंसेस आपके नोटबुक में लिखने हैं, या फिर आपको एक्सेल सीट आती है, एक्सेल जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर के ऊपर वो आता है, तो उसमें आप पूरे कॉस्ट को रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम ऐड करो, या फिर अपने बुक में ऐड करो, और फिर देखो कि एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो। यानी वो एसेट एक्वायर करने के लिए तो वन टाइम पेमेंट या वन टाइम कॉस्ट हर एक को देनी पड़ती है, लेकिन फिर एसेट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो अभी अभी हम समझ रहे हैं कि एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, तो ये एसेट आपके पॉकेट में मनी डाल रहा है क्या, ये सब सारे एक्सपेंसेस को निकाल कर। अगर डाल रहा है तो फिर वो एसेट है, अगर नहीं है तो फिर वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे डिस्कशन फ्लैट रिलेटेड जो हमने अभी किया है उससे आपको समझ प्राप्त हो रही है, और एक क्लैरिटी भी आ रही है कि क्या एक्चुअली होता है और क्या हम मानकर बैठे हैं। तो इज योर फ्लैट एसेट, इस पॉइंट को और हम गहराई से समझते हैं। और फिर लास्ट वीडियो में हमने जो एक एग्जांपल देखा था जहां पे एक पर्सन ए ने फ्लैट खरीदी किया 1996 जनवरी में 5 लाख की देकर, और फिर उसको 2021 दिसंबर में बेचा 25 लाख में। तो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो ट्रांजैक्शन उसने कैरी किया, क्या वो प्रॉफिटेबल है, या फिर जो मनी है इन्वॉल्व उस ट्रांजैक्शन में, उस मनी ने अपनी जो वैल्यू है वो 6 टाइम्स गवा दी। तो आइए इस बात को हम डिटेल में समझते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थी उस एग्जाम्पल के रिलेटेड कि पर्सन फ्लैट खरीदता है 1 जनवरी 1996 5 लाख रुपए देकर, और फिर उसे बेचता है 31 दिसंबर 2021 जिसके लिए उसको 30 लाख रुपए मिलते। तो हम ये जो टोटल टेन्योर है वो कुछ 25-26 साल का है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या समझनी है कि जो फ्लैट है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, और हम इस बात को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन ने 25 लाख का प्रॉफिट किया या फिर पैसे ने अपनी वैल्यू 6 गुना गवा दी। तो इस शीट में काफी सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, और आप भी इसे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है परचेज डेट, ठीक है, और फिर सेल डेट। तो अराउंड 26 ईयर का टेन्योर हो जाता है। तो परचेज प्राइस है 5 लाख रुपीज, सेल प्राइस है 30 लाख रुपीज। सो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो हो गई वो 25 लाख, जो एक सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हम ऐसा समझते हैं कि 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो जो फ्लैट का बेसिक कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए। अब 1996 में क्या हुआ होगा, उस पर्सन ने कुछ डाउन पेमेंट दिया होगा। तो डाउन पेमेंट यूजुअली 20% होता है मेन कॉस्ट का, जो 1 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे जो 5 लाख रुपए हम गिन रहे हैं इसमें सारे स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट टैक्सेस, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। हम बातों को ज्यादा उलझाएंगे नहीं,
सिंपल रखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो लोन जो मिलता है वो जो फ्लैट होता है उसका 80% लगभग मिलता है। तो उस पर्सन ने 4 लाख का लोन लिया, फिर इंश्योरेंस के लिए उसने अराउंड 35,000 रुपीज का प्रीमियम चुकाया, फिर इंटरेस्ट ऑफ ऑन लोन यानी जो लोन लिया है उसके ऊपर लगभग उतना ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप टेन्योर बढ़ाते हो भले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंगल डिजिट में हो, लेकिन अगर आप उसे ठीक तरह से उस शीट को कैलकुलेट करते हो या फिर देखते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक प्रॉपर्टी ली थी और जब मैंने ये प्रॉपर्टी रिसेंटली हैदराबाद सिटी में ली थी तो वहां पर जो मैंने कैलकुलेशन देखा था तो लगभग जितना लोन था उतना ही इंटरेस्ट भी था जो मुझे पे करना था पीरियड ऑफ 20 इयर्स में। फिर जो फ्लैट है उसका जो ऑन एन एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट है वो है 1500 रुपए। तो 26 साल का कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो वो 4,68,000 के आसपास आ जाता है। फिर अदर मेंटेनेंस जो ऑन गोइंग रहते हैं ना, हम 2-3 साल में फ्लैट को कलर करते हैं, उसकी क्लीनलीनेस करते हैं या फिर कुछ रिपेयर वर्क होता है तो उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो ये मैंने एवरेज 5,000 रुपीज ईयरली पकड़ा है। वैसे इससे ज्यादा ही होता है लेकिन मैंने काफी कंजर्वेटिव फिगर्स यहाँ पर ले रखे हैं। फिर प्रॉपर्टी टैक्स होता है ऑन एन एवरेज, अगर 2 BHK हॉल किचन है तो आपको लगभग 1500 के करीब कुछ आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो ईयरली बेसिस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पे करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से फिर ये 39,000 होते हैं। फिर पहली बार आप जब फ्लैट खरीदते हो उसमें कुछ फर्नीचर करते हो तो मैंने फ्लैट का 50% अमाउंट पकड़ा है। तो लगभग आज की तारीख में हर पर्सन उस तरह का एक्सपेंसेस करता है फर्नीचर के लिए। फिर आप जो ट्रांजैक्शन करते हो सेल का उसके ऊपर आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स भी भरना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। और फिर एडॉक कॉस्ट जो रिपेयर वर्क होते हैं ना, तो उसमें मैंने एडिशनल जो इसमें बच गए होंगे तो उसमें मैंने पूरे जो 26 ईयर का पीरियड है उसमें अराउंड 1 लाख का वो एडॉक कॉस्ट पकड़ा है। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन है आप खुद से तो करते नहीं हो, आप एक स्टेट एजेंट को अगर डिप्लॉय करते हो उसका हेल्प लेते हो तो वो अराउंड 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वो उसकी फीस लेता है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो 25,72,000 का टोटल एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट था वो 25 लाख था। तो इस ट्रांजैक्शन में आप देख पा रहे हो कि 72,000 का लॉस है इस पर्सन को, ये पूरा ट्रांजैक्शन करके भी। तो जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो बैकग्राउंड में ना आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं होती, यानी जो आपने एक्चुअली की होती है, लेकिन कुछ कारणवश हम एज्यूम करते हैं कि ये इसमें कंसीडर होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें होनी चाहिए कंसीडर, तो ही आप एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाओगे ना। तो आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। काफी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये सारे जो खर्चे हैं ये सब मिलाते हो तो फाइनली जो हमें लग रहा था कि 25 लाख का उसका प्रॉफिट है, तो एक्चुअली वो प्रॉफिट नहीं है, वो जेब से और 72,000 एडिशनल भर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो कॉस्ट लिए है बहुत कंजर्वेटिव लिए है, यानी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो फर्नीचर 26 साल में आप क्या खाली 2.5 लाख का फर्नीचर करोगे, क्योंकि उसमें जो मेंटेनेंस आएगा, मान लो अपने सोफा सेट लाया दुकान से तो क्या वो वैसे के वैसे रहेगा, तो यूज करके वो सोफा सेट फट जाएगा, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक नया दूसरा सोफा सेट भी ले सकते हो। तो वो कॉस्ट अगर आप डिटेल में जोड़ना शुरू करते हो तो फिर वो कॉस्ट कहीं के कहीं चली जाती है। लेकिन एक समझ प्राप्त करने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझने के लिए
हम ये सब बातें समझ रहे हैं। और ये समझने का जो कारण है, क्योंकि इस वक्त हम एसेट और लायबिलिटी को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आपको ये बातें क्लियर हो रही है कि कैसे ये जो ट्रांजैक्शन है, ये अगर आप उस ट्रांजैक्शन में डिटेल जो पहले दिन से लेकर फ्लैट एक्विजिशन जिस दिन किया वहां से लेकर बेचने तक का अगर आप पूरा अमाउंट उसमें जोड़ते हो तो एक्चुअली आप लॉस कर रहे हो। लेकिन हम जिस इल्यूजन में रहते हैं कि हमने प्रॉफिट किया है, क्योंकि उस वक्त वो 25 लाख रुपए आपकी अमाउंट जो है वो बैंक में क्रेडिट होती है और आपको एक फीलिंग आती है कि 5 लाख का फ्लैट मैंने 25 लाख में बेचा, 30 लाख में बेचा और 25 लाख का मैंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन उसके दौरान ये सारी बातें अगर आप भूल गए तो आपको उससे भूलना नहीं है। इसलिए फिर आने वाले टॉपिक्स में हम किस तरह से हमारे पैसे को ट्रैक कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो पैसा है वो कैसे आता है और फिर हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं, और वो जो एक फ्लो है उसे कैश फ्लो कहते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी जो बात चल रही है कि क्या उस पर्सन ने प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आसान तरीके से आप समझेंगे कि उस पर्सन ने एक्चुअली लॉस किया। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो हमारी जेब में पैसे डाल रहा है? तो व्हाट इज एसेट? तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में करते हो तो आपने मान लो कि 25,000 रुपीज का फिक्स डिपॉजिट किया, तो 1 साल के बाद फिर उसका इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम हो गया। तो फिक्स डिपॉजिट एक एसेट टाइप हो सकता है। फिर पोस्टल डिपॉजिट, काफी सारे लोग पोस्टल डिपॉजिट करते हैं जहां पर एक अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और फिर वहां पे गवर्नमेंट का बैकिंग होने के कारण वो हमें सेफ लगता है, तो इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर लैंड या प्लॉट, ये एक एसेट हो सकता है। यहाँ पे फ्लैट की बात नहीं हो रही है, लैंड की बात हो रही है। फिर इन्वेस्टमेंट मेड इन फाइनेंशियल मार्केट, यानी अगर आप फाइनेंशियल मार्केट यानी जो स्टॉक मार्केट है, करेंसी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, अगर उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका एसेट है। या फिर आप कोई नया स्किल को एक्वायर करते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है और वो आपको ज्यादा पैसे जनरेट करने में हेल्प करती है, तो वो भी एक एसेट है। मान लो कि मैं एक आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और आईटी में क्या होता है ना कि हर वक्त कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी का उसमें आविष्कार होता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको उस तरह की वर्कफोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप अपने आप को अपडेट करते हो तो फिर क्या होता है कि आप उस स्किल को एक्वायर कर रहे हो। तो ये खाली आईटी फील्ड रिलेटेड ही नहीं है, हर फील्ड में ये एप्लीकेबल होता है। यानी मान लो कि आपने कुछ नए स्किल्स को एक्वायर किया और वो स्किल्स को एक्वायर करके आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में आपको हेल्प हो रही है, तो फिर वो भी एक एसेट है, क्योंकि इससे क्या हो रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, यानी आपके जेब में पैसे आ रहे हैं। तो एक और बात, जो मुख्य बात आपको समझनी है कि एसेट को एक्वायर करने के लिए आपको वन टाइम कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वन टाइम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन फिर वो कॉस्ट आपको रिकरिंग बेसिस पे इनकम जनरेट करवा कर आपके जेब में वापस पैसे डालती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है एसेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि ये क्या है, एसेट क्या है, और हम किन किन एसेट में अगर पैसे डालते हैं तो किस तरह से वो पैसे बढ़कर हमारी लाइफ में वापस
आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हम एसेट के साथ समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लाइबिलिटी क्या है। तो ये लाइबिलिटी टेक्स मनी आउट ऑफ माय पॉकेट। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी का सिंपल डेफिनेशन है। तो अगर आप मान लो कार को खरीदते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी है तो कार को भी एसेट मानकर बैठे हुए हैं, लेकिन कार एसेट है क्या? क्योंकि जब आप कार खरीदते हो तो आपका फिर फ्यूल कॉस्ट आता है, इंश्योरेंस कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। तो ये सारे काफी जो ऑनगोइंग एक्सपेंसेस है उसके साथ बढ़ जाते हैं। और फिर आप कार खरीदी करोगे तो ऑब्वियसली आप एक लोन भी लेंगे, तो उसका ईएमआई है 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी टेन्योर आप सिलेक्ट करते हो। तो एक बात यहाँ पे, जब भी आप लोन लेते हो, जितना लंबा टेन्योर उतना ज्यादा कॉस्टली वो लोन होता है, उतना ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आपके मूल प्रिंसिपल के साथ। तो लायबिलिटी क्या होती है? जो आपके पैसे को आपके पॉकेट से बाहर निकालती है, और वो एक बार पैसा जो बाहर निकला वो आपके पास नहीं आता। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई लायबिलिटी की। तो क्या है लायबिलिटी? कार, टू व्हीलर, फ्रिज, एसी, टीवी, होम थिएटर, वैकेशन, पार्टी, इन सारी चीजों में अगर आप देखते हो तो आपके जेब से पैसे बाहर जा रहे हैं। तो फिर आपके मन में सवाल आएंगे कि क्या मैं ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि कार अभी जरूरत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल टू व्हीलर जरूरत है ताकि आप आसानी से ऑफिस जा सके, घर आ सके। फ्रीज एक नीड में आ गई है। एसी जो प्रेजेंट सिचुएशंस चल रहे हैं, गर्मी सीजन में काफी सारी टेम्परेचर होने के कारण हमें अगर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए तो एसी की जरूरत पड़ती है। फिर टेलीविजन है जो हमारे एंटरटेनमेंट के काम आती है। होम थिएटर है, एंटरटेनमेंट के काम आती है। हम वैकेशन प्लान करते हैं, हर साल हम फैमिली को लेकर कहीं दूसरे सिटी में या फिर टूरिस्ट प्लेस पे जाकर एंजॉय करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। फिर कुछ पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज हो गई, वेडिंग एनिवर्सरीज हो गई, या फिर कोई हमने अचीवमेंट कर लिया, हमें प्रमोशन मिल गया, हमने कुछ पार्टी दे दी उसके बारे में। तो ये जो है ये क्या है? ये एक्चुअल लाइबिलिटीज है। ये लाइबिलिटीज क्यों है? इसका सिंपल आंसर यही है कि ये आपके जेब से पैसे निकाल रही है, जेब में पैसे डाल नहीं रही। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है। अब ये जो डायग्राम, ये जो फिगर आपके सामने देख रहे हैं, ये कैश फ्लो का फिगर है। तो जो पहला जो है वो मिडिल क्लास का जो कैश फ्लो है उसको दर्शाता है। यानी मिडिल क्लास का ये जो एरो है ये इनकम बताता है। ये सैलरी हो सकती है, बिजनेस से इनकम हो सकती है, या प्रोफेशन से इनकम हो सकती है। तो प्रोफेशन में आप डॉक्टर हो गए, आप वकील हो गए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, आप म्यूजिशियन हो गए। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं। तो इससे आपके पास इनकम आती है। फिर आप क्या करते हो? आपके जो मंथली बिल्स है उसको पे करते हो, और आदत वर्ष आप क्या करते हो कि लाइबिलिटीज को एक्वायर करते रहते हैं। यानी इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझे कि मान लो आपका प्रमोशन हुआ, तो आप क्या करते हो? प्रमोशन होने के बाद आप या तो आपकी पुरानी कार को बदल कर नई कार लेते हो, या पुरानी टू व्हीलर्स को बदल के नई टू व्हीलर लेते हो, या फिर घर के लिए आप कुछ चीज ले लेते हो, जैसे एयर कंडीशन हो गया, या फिर फ्रिज हो गया अच्छे हायर क्वालिटी का जिसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, या फिर आप वैकेशन चले जाते हो, या फिर आप कुछ गोल्ड परचेस करते हो। तो इस तरह से आप क्या करते हो? आप लाइबिलिटीज को एक्वायर करते हो। और फिर ये सब करने के बाद क्या होता है ना कि आपका जो प्रमोशन हुआ है, जिसके कारण आपकी सैलरी बढ़ी है, वो भी आपको पूरी नहीं होती है। और अंत में एंड ऑफ द मंथ आप देखते हो तो देयर इज नो कैश लेफ्ट। तो जो पैसा आपके पास आता है वो तुरंत बाहर भी चला जाता है। यानी ये
एक सिंपल कैश फ्लो है मिडिल क्लास पर्सन का, ठीक है। और फिर जो नीचे है डायग्राम, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, रिच पीपल, वो भी जॉब से या फिर बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से इनकम जनरेट करते हैं, वो भी बिल्स को पे करते हैं, लेकिन वो एक एडिशनल इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो एसेट्स को एक्वायर करते जाते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम या लाइफ जो भी उनका अर्निंग का पीरियड होता है उसके दौरान वो एसेट के ऊपर फोकस करके एसेट्स को एक्वायर करते हैं, और फिर वो एसेट्स एडिशनल इनकम जनरेट करके फिर से उनकी जेब में डालते हैं। तो अभी आपको इन दो डायग्राम्स में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मिडिल क्लास में क्या होता है ना, जिस तरह से पैसा आता है, जिस मोशन के साथ आता है, उसके ज्यादा मोशन में यानी डबल मोशन में, डबल स्पीड में वो पैसे उसके हाथ से निकल भी जाता है। और निकल जाने की जो वजह है वो केवल ये है कि उस पर्सन के पास, उस मिडिल क्लास पर्सन के पास सही समझ नहीं है, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, और उसका जो परिणाम है भविष्य में क्या होने वाला है उसके ऊपर वो ज्यादा सोचता नहीं है। तो इसी के कारण जो कैश फ्लो है, जैसे पैसे उसके हाथ में आते हैं तो तुरंत वो उसके हाथ से चले भी जाते हैं। लेकिन जो नीचे वाला डायग्राम है वो एक रिच पर्सन का है। तो रिच पर्सन यानी वो माइंडसेट से रिच है। माइंडसेट से यानी क्या कि उसका फोकस है कि वो जब भी खर्चा करेगा पहले वो एसेट को एक्वायर करता है, और फिर जो लग्जरीज है जैसे टीवी हो गया, वैकेशन हो गया, एसी हो गया, कार हो गई, टू व्हीलर हो गई, पार्टीज हो गई, तो ये सारे जो लाइबिलिटीज है उसको फंड कौन करता है, उसके एसेट फंड करते हैं। तो इस तरह से फिर रिच होते जाता है, और जो मिडिल क्लास है वो वही के वही रहता है, क्योंकि वो ये पूरी जो उसका अर्निंग पीरियड है उसके दौरान वो समझ ही नहीं पाता कि वो कर क्या रहा, क्योंकि जो एक्चुअली उसे लगता है कि ये एसेट है वो एक्चुअली लाइबिलिटीज को एक्वायर करते रहता है। तो इसके कारण फिर एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द पीरियड जो भी है उसके पास फिर पैसे बचते नहीं है, और फिर उसे जो हमेशा एक फीलिंग रहती कि उसके पास जो पैसा उसको मिल रहा है वो कम है। एक्चुअली वो कम नहीं है। अगर आप सही तरीके से अपने पैसे को समझकर मैनेज करते हो तो जो भी मिल रहा है वो सफिशिएंट हो सकता है। और आगे आने वाले सेशंस में हम इसको समझेंगे भी डिटेल में किस तरह से वो सफिशिएंट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न होता है। वहां पे उसका इनकम लायबिलिटीज एक्वायर करने में और बिल्स पे करने में चला जाता है, और फिर एंड ऑफ द मंथ उसके पास कोई कैश बचता नहीं है। तो थ्रू पैसा आता है और निकल के उसके लाइफ से बाहर चला जाता है, और फिर उसको फिर से नेक्स्ट मंथ वही स्ट्रगल है, वही बिल्स को पे करने का एजेंडा होता है। और फिर अगर बीच में कुछ बोनस मिल गया, प्रमोशन हो गया, तो फिर वो नए नए लायबिलिटीज को बढ़ाने में लगा रहता है। तो इस तरह से ये कैश फ्लो है एक मिडिल पर्सन का, और नीचे वाला जो कैश फ्लो है वो है रिच पर्सन का। तो रिच पर्सन यानी रिच यानी आप ऐसे ना समझो उसकी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। रिच पर्सन यानी उसकी जो समझ है पैसों को लेकर, वो जो मिडिल क्लास पर्सन की समझ है उससे हट कर वो समझ है, यानी वो अलग सोचता है। अलग ये सोचता है कि पहले वो एसेट को एक्वायर करता है, राइट एसेट को एक्वायर करता है। तो हमने लास्ट वीडियो में इस बात को भी समझा कि राइट एसेट में अगर आप आपके पैसे को निवेश करते हो तो संभावना है कि आपका पैसा बढ़ने लगता है। अगर आपका पैसा आप सही एसेट में निवेश नहीं करते हो तो फिर क्या होता है, आपको अंत में स्ट्रगल ही करना पड़ता है। तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो होता है और एक रिच पर्सन का कैश फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से दोहराता हूँ, रिच पर्सन यानी वो नहीं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। रिच पर्सन यानी वो जो अपने सोच से अलग है मिडिल क्लास पर्सन से। जो मिडिल क्लास पर्सन सोचता है
उससे विपरीत सोच है। मिडिल क्लास पर्सन एसेट नहीं एक्वायर करता, वो लाइबिलिटीज को एक्वायर करता है, और ये जो है इसलिए फिर उसको रिच पर्सन कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो हमें पूछना है कि जब भी आप कुछ खरीदते हो तो अपने आप से पूछो कि क्या आप एसेट खरीद रहे हो या फिर लाइबिलिटी को खरीद रहे हो, क्योंकि दोनों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब भी आप एसेट लेने के लिए पैसे देते हो तो कुछ पीरियड के बाद वो एसेट आपको फिर से पैसे देने लगता है या फिर आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जब भी आप लायबिलिटी को लेते हैं तो आपके पास से आपका जो भी कैश है, जो भी पैसा है, वो आपके हाथ से निकल जाता है यानी उस लायबिलिटी को एक्वायर करने में आप उस पैसे को गंवा देते हो। यानी पहले ही पैसा अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली गंवा रहा है, और अगर आप लायबिलिटी लेकर और उस पैसे को गंवा रहे तो आप उस जो रेट है जिससे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो लायबिलिटी एक्वायर करके आप उस पैसे को और तेजी से कम कर रहे हो, उसकी वैल्यू को और तेजी से कम कर रहे हो। तो इसीलिए फिर जो लास्ट वीडियो में हमने ये पॉइंट जो आखिरी में देखा था वो ये था कि अगर आप अभी सही सोच के साथ अपने पैसे को राइट एसेट में अगर नहीं इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप का जो फ्यूचर है उसके लिए जो एडिशनल पैसे लगने वाले हैं वो फिर आपको दिक्कत में ला सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप कुछ खरीदी करते हो मेजर, तो अपने आप से सवाल करना है, और सवाल क्या है कि एम आई एक्वायरिंग एसेट, एम आई एक्वायरिंग लायबिलिटी। क्या मैं एसेट को एक्वायर कर रहा हूँ, क्या मैं लायबिलिटी को एक्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझ ये भी रखनी है कि लायबिलिटीज और ये सब अगर आप थोड़ी देर के बाद करते हो तो आपके एसेट आपकी लायबिलिटीज को फंड कर सकते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर आपने ऐसे कुछ डिसीजंस ले लिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत सारा गलत हो गया है फिर आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। आप उससे भी धीरे धीरे कर बाहर निकल सकते हो। लेकिन आज जो हमें समझ मिल रही है, जो बातें इस डिस्कशन के दौरान आपको पता चल रही है, तो इसके बाद तो आप सजग होकर कुछ निर्णय लेने वाले हो जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। तो जो आज की टॉपिक थी उसका हम अगर समरी करते तो हमने आज एसेट और लायबिलिटी को समझा है। तो एसेट क्या है, जो आपके जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटी क्या है, जो आपके जेब से पैसे को बाहर निकलती है। फिर हमने फ्लैट का एग्जांपल देकर लेकर कुछ डिटेल एक्सपेंसेस को नोट कर करके देखा कि किस तरह से फ्लैट जो एक एसेट है ऐसे हम मानकर बैठे हैं, लेकिन वास्तविक में वो एसेट नहीं है, क्योंकि उसमें जो सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो आपके जेब से पैसे बाहर निकाल रहे हैं, वो आपके जेब के अंदर पैसे डाल नहीं रहे हैं। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं फ्लैट के रिलेटेड, अगर आप उसको डिटेल में ट्रैक करना शुरू करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक पीरियड के बाद वो एसेट है कि लायबिलिटी है। कुछ सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं कि पर्सन ने अगर सही मैनेजमेंट किया है, लोन को जल्दी रीपे कर दिया है, तो उसका फ्लैट एसेट बन सकता है, ये भी संभावना है। लेकिन ज्यादातर जो एक कॉमन प्रोसेस होता है, जो एक मिडिल क्लास पर्सन को उसको फॉलो करता है, तो उसमें तो वो एसेट नहीं होता, फ्लैट एसेट नहीं होता। फिर हमने कैश फ्लो में देखा कि मिडिल क्लास और एक रिच पर्सन का कैश फ्लो कैसा है। तो मिडिल क्लास का क्या है, जैसे पैसे आते हैं वो बिल्स को पे करता है, लायबिलिटीज को एक्वायर करता है, और पैसे उसके तरफ से चले जाते हैं, उसके पास बचते ही नहीं है। और रिच पर्सन जो है, यानी रिच यहाँ पे पैसे से रिच नहीं है, वो उसकी सोच से रिच है, यानी उसकी जो सोच है वो मिडिल पर्सन से अलग है, इसलिए वो रिच है, क्योंकि वो फोकस करता है एसेट एक्विजिशन पे।
तो जो भी एसेट एक्विजिशन करता है वो बिल्स को भी पे करता है, लेकिन फोकस एसेट एक्विजिशन पे रखता है। तो एसेट एक्विजिशन के कारण वो क्या करता है, अपने लाइफ में एसेट्स द्वारा एडिशनल इनकम जनरेट करना शुरू करता है। तो फिर जो पैसा अपनी वैल्यू को गवा रहा है, वो पैसा राइट एसेट में इन्वेस्ट करके उस पैसे को बढ़ाने का काम करता है। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सब ने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।